मध्य प्रदेश में अभी दो पार्टियों के बीच में टक्कर है। बाकी की दूसरी पार्टियों तो अभी कोई समझ में नहीं आ रही। और ख़ास तौर से अभी सर्वे भी बता रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ज़्यादा बहुमत से बनेगी इस बार। हाँ, इस बार तो कमलनाथ जी से और दिग्विजय जी से आप क्या अपील करना चाहेंगे समाज के लिए? हम उनसे यही अपील करना चाहेंगे, जो हमारा दलितों के लिए काम होना चाहिए, रोजगार के लिए और स्वास्थ्य शिक्षा खास तौर से उसमें प्रोग्रेस होना चाहिए, उनको उन्नति करें, हमारे लोग आगे बढ़ें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से। निजीकरण की वजह से सब समाप्त सी हैं, आरक्षण खत्म हो गया, आधा संविधान खत्म हो चुका। किंतु अभी जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वचन पत्र में लिया है, उनको रोजगार की गारंटी भी दी है और आगे ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करेंगे। हाँ, ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करेंगे। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री देश बेचने लगा, तो लोगों को समझ में आ रहा है। और दलित समाज का क्या रुख है? बसपा की तरफ है, आजाद समाज पार्टी की तरफ है कि कांग्रेस की तरफ? नहीं, बसपा बहुजन के जो बेस वोट है वो भी जानता है कि हम जो है हमारा वोट बर्बाद नहीं हो। संविधान विरोधी भाजपा है, उसके खिलाफ में कांग्रेस को ही वोट देना अभी उचित समझ रहा है। तो मैसेज गांव तक जा रहा है? ना जा रहा। 2003 के बाद जो है ना, यहाँ कांग्रेस सत्ता में नहीं है, ठीक है, और बीजेपी सत्ता में है जी। तो कैसा महसूस हो रहा? 18 साल में यहाँ पे कुछ मिला दलित समाज को? नहीं, कुछ नहीं मिला, बल्कि छीना गया। उनके हक अधिकार के साथ साथ प्राइवेटीकरण कर दिया। तमाम तरह की योजनाएं कहते हैं, फील्ड में होता नहीं, फॉलो नहीं होता, इसलिए जनता उससे परेशान भी हो। जनता यहाँ की जागरूक है। भाजपा के खिलाफ माहौल है। कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो समर्थन दे रही है उनका वचन पत्र कमलनाथ जी का, तो बेहतरीन है। अन्य दूसरे मुद्दे भी उन्होंने लिए बुनियादी, जुड़े हुए जनता से, जो पिछली बार नहीं कर पाए थे। कर्जा माफ वगैरह तो हो गया था, बाकी के बहुत कुछ करने वाले थे, इतने में सरकार उन्हें गिरा दी। मध्य प्रदेश के दौरे पर हूँ और इसको चुनावी दौरा भी कह सकते हैं। बीच बीच में राजनीति पे ही बात करता हूँ, एजुकेशन पे भी, बुद्धिस्ट साइट भी घूम रहा हूँ, लोगों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ओल्ड पेंशन स्कीम का आंदोलन चल रहा है, उस पर भी चर्चा कर रहा हूँ लगातार। और अभी मैं बैठा हूँ सांची में। सांची पैराडाइज ये रेस्टोरेंट है और पीछे देखिए सांची है, कितना बढ़िया स्तूप का फोटो बना हुआ है। और यहाँ चाय पे असली चर्चा है। चाय बहुत लाजवाब था। कॉफ़ी आपने पी है? हाँ। कमल साहब, कॉफ़ी भी ठीक था। उनको कहिए एक चाय और बनाइए हमारे। चाय बहुत शानदार है। और सर के लिए भी एक चाय दीजिए, नरवरिया साहब के लिए भी, और लोग पिएंगे तो पूछ लीजिए। बहुत शानदार बढ़िया चाय, बोलिए इसी तरह बनाएं, चीनी एकदम कम। तो चाय पीते पीते असली चर्चा होगी और मुद्दे की चर्चा होगी। सीवी नरवरिया साहब हमारे साथ हैं, चतुर्भुज नरवरिया साहब, यही सांची के रहने वाले हैं, दलित समुदाय से हैं, पहले नौकरी में थे जी और पेंशनर हैं अभी। तो इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में क्या फ़र्क है ये भी समझेंगे। और साथ साथ अभी जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या यहाँ भी जो है ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा लोग उठा रहे हैं। मैंने कई लोगों से बात की, वो भी एक मुद्दा बनेगा इस चुनाव का। जाति जनगणना मुद्दा बनेगा, रोजगार और शिक्षा मुद्दा बनेगा या बना है, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ साथ एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, तो ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि दलित राजनीति का क्या भविष्य है। तो पूरा वीडियो देखते रहिएगा और शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि चतुर्भुज साहब एकदम लिविंग लेजेंड हैं, चलती फिरती लाइब्रेरी हैं, बहुत सारा इनके पास। दिल्ली में आज यहाँ मिला हूँ बहुत दिन बाद और मुझे ध्यान नहीं था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में दिल्ली में हमारी मुलाकात किसी कार्यक्रम में मावलंकर हॉल में हो चुकी है मुलाकात। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। जी धन्यवाद। तो अम्बेडकरनामा देखते हैं? हाँ, देखता हूँ। पक्का सब्सक्राइब किया, आ जाता, देखते रहते हैं। अच्छा। हाँ, दिल्ली के बहुत दलितों का जो आपका जो
बिजनेस पे था, हाँ। चर्म शिल्प पे, वो बहुत बढ़िया बेहतरीन था। वो और भी दलित करोड़पति पे। हाँ, दलित करोड़पति। सारे चैनल देखता था, खासतौर से आपका भी प्रोफेसर रतनलाल जी का बहुत फेवरेट हमारा अम्बेडकर नामा है, उसको देखता रहता हूँ। दलित करोड़पतियों पे बनाया था मैंने जी। क्या मुद्दा चल रहा है सर मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में अभी दो पार्टियों के बीच में टक्कर है, बाकी की दूसरी पार्टियों तो अभी कोई समझ में नहीं आ रही। और ख़ास तौर से अभी सर्वे भी बता रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ज़्यादा बहुमत से बनेगी इस बार। हाँ, इस बार, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश का हमें सर्वे के साथ साथ अध्ययन भी है, चर्चाएं होती रहती हैं, फील्ड में बात होती रहती है, और फील्ड में जाते रहते हैं, पब्लिक से मिलते थे, उनका मन हमें टटोला भी है, और वहाँ से निकल के आती है भाजपा के विरोध में लहर है अभी। और ख़ास तौर से हमारे बहुजन आंदोलन से निकले हुए फूल सिंह बरैया जी, जो 2003 में सरकार बनने वाली थी, पिछले बार मध्य प्रदेश सरकार बनी हुई सरकार, इन्होंने कुछ 22 विधायकों को खरीद फरोख्त करके धराशायी कर दी थी। किसने खरीदा था? भाजपा ने। किसकी? बसपा की? नहीं, कांग्रेस के। अच्छा। हाँ, तो उससे हमारा जनता के बीच में जो हमारे लोग जा रहे हैं, तो महंगाई है, आप खासतौर से कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो समर्थन दे रही है, उनका वचन पत्र कमलनाथ जी का, तो बेहतरीन है। अन्य दूसरे मुद्दे भी उन्होंने लिए बुनियादी, जुड़े हुए जनता से, जो पिछली बार नहीं कर पाए थे। कर्जा माफ वगैरह तो हो गया था, बाकी के बहुत कुछ करने वाले थे, इतने में सरकार उन्होंने गिरा दी। और इस तरह से उनका लहर कांग्रेस के पक्ष में बन रही है। हम हालांकि इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस आईडीए गठबंधन के तहत ऑल इंडिया में जाते हैं, उसके राष्ट्रीय प्रचारक भी हैं, उसका भी काम। सर जो है ना इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस के राष्ट्रीय प्रचारक हैं, इसलिए मैंने कहा कि खूब घूमते हैं, इनके पास एकदम जमीन का इन्फॉर्मेशन रहता है कि आखिर जमीन पे चल क्या रहा है। जी हाँ, हमारी वैसे कोई पार्टी नहीं है, किंतु हम जो है, जो बहुजनों की जो पार्टियां हैं, चंद्रशेखर के आज़ाद की पार्टी है, मायावती जी की पार्टी है, मेश्राम जी की पार्टी है, और दूसरे बहुजनों की नॉन जनरल वर्ग की जो पार्टियां हैं, उनको एक करने का हम काम कर रहे हैं, उनको एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको समझा दे रहे हैं। कुछ लोग को ज्ञापन भी दिया, उसमें हमें जो है पहले ऑनलाइन काम चलते थे हमारा आईडी गठबंधन का, किंतु फील्ड में काम करना शुरू किया। विगत 4 अप्रैल से ज्ञापन देना शुरू किया, प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय कार्यालय में भेजा। इन पार्टियों के है ना, दलितों की पार्टी है, जो बहुजनों की पार्टी है, नॉन जनरल की पार्टी है, उनको ज्ञापन भी भेजा। अखिलेश यादव को भी भेजा, अखिलेश यादव जी को भेजा, नीतीश कुमार जी को भेजा, आपके चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को भेजा, मायावती की पार्टी को भेजा, उनसे मुलाकात भी की हाँ करके, तो उन्होंने कहा था हम गठबंधन नहीं कर रहे। जब मैंने प्रत्युत्तर में ये कहा कि आप इस ज्ञापन को दिल्ली में मायावती जी के पास भेज दीजिए, फैसला उनको लेना है, आपको नहीं लेना, गठबंधन के सिवाय कोई चारा नहीं, आपको गठबंधन करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब जो एनडीए और यूपीए जिसको इंडिया गठबंधन है, उनकी 37 25 26 पार्टियाँ उन्होंने काम कर रहे हैं, इसलिए सत्ता में बैठे हुए और हम अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, इस वजह से हम कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते। इसलिए हमारा बुद्धिजीवियों का एक गठबंधन है, उसमें लगे हुए हैं। अभी दिल्ली में भी हम जाएंगे तो वहाँ ई रिक्शा के माध्यम से वहाँ हर विधानसभा क्षेत्र में चलवाएंगे
और अगर नेता नहीं मानते तो हम पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं, पब्लिक के लीडरशिप तैयार करेंगे, वो गठबंधन के लिए प्रेशर बनाएंगे। नहीं करते 2024 का जो चुनाव हमारा, हम भाजपा को सत्ता में नहीं आने देंगे, ये हमारा प्रयास है। तो अगर ये सब गठबंधन में नहीं आएंगे तो क्या मतलब आप इंडिया अलायंस के साथ हैं? आपके विचारधारा से यही हो गया ना स्पष्ट? अभी नहीं, मध्य प्रदेश में जैसे चुनाव हो रहा तो हम अभी कांग्रेस का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि भाजपा नहीं आना चाहिए किसी तरह से। अच्छा सर, ये बताइए, आप तो इतना एक्सपीरियंस हैं, दलित राजनीति का क्या भविष्य है? कुछ दिख रहा है अभी जो माहौल अभी है? हाँ, दलित राजनीति का भविष्य है। भविष्य ये है कि जब वो गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे तो हम सत्ता में होंगे, और अलग अलग चुनाव लड़ते रहे नहीं हो पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। साहब कांशीराम जी ने उत्तर प्रदेश में पहली जो सरकार बनाई थी गठबंधन से ही बनाई थी, मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री घोषित किया था, और तब हम सत्ता में बैठ के आ पाए हैं। और बारी बारी से ये प्रयोग करते रहते हैं साहब कांशीराम जी, हम उनके साथ भी काम किया पहले, तो बहुजन आंदोलन से निकले हुए हैं, किंतु अब गठबंधन में का काम देख रहे हैं। तो हमारा सोच है, हमारे बुद्धिजीवी होगा, इंडिया के जितने भी बुद्धिजीवी लोग जुड़े हुए हैं, तो उसमें प्रयासरत हैं। सर ये बताइए, अभी तो देख रहे हैं कि जैसे मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और बसपा भी चुनाव लड़ रही है। हाँ, तो बसपा का एक समय बहुत जनाधार था यहाँ पर मध्य प्रदेश में। हाँ, लेकिन अभी क्या समाज में क्या हलचल है? दलित समाज में, मैं दलित राजनीति पे बात कर रहा हूं। देखिए, मतदाता यहाँ का मध्य प्रदेश का पहले की तरह नहीं रहा, इतना जागरूक हो गया, क्योंकि 2003 में जो सरकार बनते बनते रह गई, फूल सिंह बरैया जी को उस समय पार्टी से 12 दिन पहले निकाल दिया गया था। वो सरकार 3 में किसकी सरकार बन रही थी? 3 में बीएसपी की सरकार बन रही थी। कितने विधायक जीते थे उस समय? नहीं जीते नहीं, गठबंधन वो उनका वो पार्टी से हटा दिया गया, तो इसलिए बन ही नहीं पाई। तो बीएसपी की सरकार अपने तो बनती नहीं, किया तो कांग्रेस के अलायंस से बनती, चाहे 3 में कैसे बनती बीएसपी? नहीं, सेपरेट बन रही थी उस समय अपने आप। नहीं, 2003 में चुनाव होता तो मध्य प्रदेश सरकार बहुजन समाज पार्टी का मुख्यमंत्री होता, और फूल सिंह बरैया जी यहाँ के मुख्यमंत्री होते 2003 में। तो चुनाव तो हुआ, उसमें बीजेपी चुनाव हुआ तो हमारा वोट जो है नई पार्टी बनाने के बाद फिर भी हमारा एक विधायक आया था उसमें, समता समाज पार्टी में, और हमारा 3.5% वोट मिला था। पहला मौका है जो 3.5% किसी भी राजनीति में वोट मिल पाया। 2003 के बाद जो है ना, यहाँ कांग्रेस सत्ता में नहीं है, ठीक है, और बीजेपी सत्ता में है जी। तो कैसा महसूस हो रहा? 18 साल में यहाँ पे कुछ मिला दलित समाज को? नहीं, कुछ नहीं मिला, बल्कि छीना गया। उनके हक अधिकार के साथ साथ प्राइवेटीकरण कर दिया। तमाम तरह की योजनाएं कहते हैं फील्ड में होता नहीं, फॉलो नहीं होता, इसलिए जनता उससे परेशान भी हो। जनता यहाँ की जागरूक है, भाजपा के खिलाफ माहौल है। दलितों की जनसंख्या यहाँ 15.5% के आसपास है, और ट्राइब शायद 30% से ज़्यादा है। हाँ, 20% के करीब है ट्राइब, और ओबीसी 48% करीब है। तो ओबीसी ये सब अभी जैसे यहाँ ओबीसी महासभा के माध्यम से उनका आंदोलन चलता रहता है, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ओबीसी धर्मेंद्र कुशवाहा, हाँ, महेंद्र लोधी, ये जो लोग, महेंद्र लोधी, सारे लोग। अच्छा, और दलित समाज का क्या रुख है? बसपा की तरफ है, आजाद समाज पार्टी की तरफ है, कि कांग्रेस की तरफ? नहीं, बसपा बहुजन के जो बेस वोट है वो भी जानता है कि हम जो है हमारा वोट बर्बाद नहीं हो। संविधान विरोधी भाजपा है, उसके खिलाफ में कांग्रेस को ही वोट देना अभी उचित समझ रहा है। तो मैसेज गांव तक जा रहा है? वहाँ जा रहा। तो उसमें सोशल मीडिया है, क्या भूमिका है, लोग देखते हैं? हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से भी जाता है और लोग देखते हैं। और सोशल मीडिया का तो बहुत बड़ा ये असर है जो हम लोगों को जागरूक कर रहा है। मोबाइल पे नौजवानों को ये जागरूक कर रहा, किसानों को भी, सारे लोगों को जागरूक कर रहा है, उसका बहुत भूमिका सोशल मीडिया की। अच्छा सर, आप किस डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे? मैं शिक्षा विभाग में रिटायर हेडमास्टर हूँ। अच्छा सर, पढ़ाते थे, और आप नौकरी कब मिली? नौकरी 1973 में।
73 में, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी जी। अभी जैसे दलित के बहुत सारे संगठन हैं, पार्टियां हैं, और उनको अंबेडकर गांधी के आगे इतिहास नहीं पता, गोलवलकर सावरकर के बारे में नहीं जानते हैं शायद। तो आप तो चूंकि 73 में नौकरी में आ गए थे, तो दलित का जो मिडिल क्लास बना वही 40-50 साल में बना ना, जो नौकरी पेशा, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, नौकरी तमाम वो सब उसी समय मिला। और बीजेपी आरएसएस आके पूरा सब वही सब बेच रही है। तब भी दलित समाज को क्या लगता है कि कांग्रेस ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है और बीजेपी नहीं है, ऐसा है क्या? क्या गांव में फीलिंग है लोगों की? आज की स्थिति में जो देखा जा रहा है तो कांग्रेस उनको फायदेमंद लग रही है अभी। बाबा साहब को कांग्रेस ने राज्यसभा में भेजा और संविधान सभा में भी भेजा जी। वो कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे, और नहीं रहते तो वो रिजर्वेशन वगैरह का जो प्रावधान है वो शायद नहीं होता, और कांग्रेस का समर्थन भी था उसमें। ऐसा नहीं था कि जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया हो उसका। और बाबा साहब का निर्माण 56 में हो गया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने बहुत सारे संस्थान बनाए, और सब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट खोले, है ना। बैंक का नेशनलाइजेशन किया, आपको याद ही होगा उस समय आरएसएस बीजेपी इसका विरोध कर रही थी, बैंक के नेशनलाइजेशन का। प्रीवी पर्स खत्म किया, भूमि सुधार किया, बहुत सारे दलितों को जमीन बांटे गए। पानी को लेकर इतना हंगामा होता था, दलित को चापाकल लगा ना हैंडपंप घर पे, ये सब काम उसी समय हुए। हाँ। लेकिन तब भी राजनीति में अगर आपकी कोई पार्टी नहीं है तो आपको लेसर एनिमी, आपका भला कौन कर रहा है ये तो समझना पड़ेगा ना, कौन बेच रहा है ये भी समझना पड़ेगा। हाँ, ये तो समझ रहे हैं हम लोग, जो बुद्धिजीवी लोग हैं। तो जो देश बेच रहे वाला, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री देश बेचने लगा, तो लोगों को समझ में आ रहा है आज। तो ये बात सर, यहाँ लोकल कौन कौन से मुद्दे हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी वगैरह मिली है लोगों को यहाँ पे? नहीं, नौकरियाँ तो निजीकरण की वजह से सब समाप्त सी हैं। आरक्षण खत्म हो गया, आधा संविधान खत्म हो चुका। किंतु अभी जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, वचन पत्र में लिया है, उनको रोजगार की गारंटी भी दी है, और आगे ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करेंगे। हाँ, ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करेंगे। साथ में तमाम मुद्दे हैं वो जो पिछले बार नहीं हो पाए, कुछ नए जोड़े भी हैं, उसको लागू भी करेंगे। वो पब्लिक को समझ में आ रहा, और कांग्रेस के फेवर में आज माहौल है। हम आए थे 2002 में, उस समय दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर थे, और उन्होंने एक बड़ा कॉन्फ्रेंस किया था, भोपाल दस्तावेज, आपको याद होगा भोपाल कॉन्फ्रेंस। और मैं समझता हूँ राजनीति में 100% प्योर कभी नहीं होता। एक बार में सब कुछ नहीं मिलता, धीरे धीरे आज़ादी भी किस्तों में मिली, दलितों को अधिकार भी किस्तों में मिले, और बीजेपी अधिकार किस्तों में खत्म भी कर रही है। ठीक है बात? हाँ। बराबर। तो मैं समझता हूँ कि भोपाल दस्तावेज एक ऐतिहासिक दस्तावेज था, और बहुत सारे देश भर के इंटेलेक्चुअल आए थे उसमें, कि जिसमें दलितों के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए सरकारी ठेकों में, खरीदारी में 30% आरक्षण की व्यवस्था की गई। और मैं अभी मध्य प्रदेश में घूम रहा था, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि उसी की वजह से वो सरकार चली गई, कि दलित समाज ने भी वोट नहीं दिया। तो क्या उसके बाद बीजेपी सरकार आई, उमा भारती बनी, उसने खत्म ही कर दिया योजना पूरा। ठीक कह रहा हूँ? तो क्या दलित समाज में इसको लेकर कोई जागरूकता है, समझ है कि हमें बिजनेस भी करना चाहिए, हमको मतलब ठेकेदारी भी करना चाहिए, और सरकार पे दबाव बनाए कि इस तरह की पॉलिसीज हमारे ऊपर, हमारे लिए लागू हो, इस तरह का कोई चिंतन है? चिंतन क्या, उस समय ज़्यादा लोग जागरूक नहीं थे। अब बुद्धिजीवी लोग पढ़ लिख करके समाज में काम भी कर रहे हैं, उनके वजह से उन्हें जागरूकता आ रही है। अपने उद्योग बिजनेस की तरफ भी जा रहे हैं लोग, और उनको करना भी चाहिए। जब नौकरी ख़त्म हो रही है, कुछ तो धंधा बिजनेस करना ज़रूरी है उनके लिए। जब आरक्षण ख़त्म हो गया, रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं, आधा संविधान ख़त्म हो गया, तो इसके लिए प्रयास करना ज़रूरी होगा जी। तो अब ये समझ में आ रहा है कि बिजनेस किया जाए, कुछ रोजगार पानी। हाँ, करना चाहिए। तो वो उस समय तो कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह को दलित समाज ने भी वोट नहीं किया, कि उस समय सबको सीएम ही बनना था मध्य प्रदेश का, तो न सीएम बने, न बिजनेस मिला, न रोजगार, कुछ नहीं हुआ। उस समय बहुजन आंदोलन चला था, इसलिए वोट बट गया। हाँ, डिवाइड हो गया, इसलिए कांग्रेस सरकार नहीं बन पाई 2003 में।
तो अब क्या कोई सुधार दिख रहा है कोई, मतलब उस तरफ? हाँ, सुधार तो किया कांग्रेस ने। जैसे अभी पिछड़ों की आबादी वो जनगणना का मुद्दा जोड़ दिया, और बाकी के और भी जो दलितों के जो होना चाहिए दलितों के लिए, साहब कांसी राम जी के मुद्दे उसमें जोड़ दिए गए हैं। और ख़ास तौर से पद यात्रा जो चल रही थी हमारी, तो राहुल गांधी के साथ फूल भरैया जी साथ में थे, तो उन्होंने ये सुझाया, कान में उनके कहा, बोलते गए बराबर, तो एजेंडे में लागू कर दिए गए वो चीज़ें। अच्छा, ये फूल सिंह भरैया कहाँ हैं अभी? फूल सिंह भरैया भांडेर में ग्वालियर डिवीज़न का स्टार प्रचारक हैं, जाते हैं अच्छी जगह। चलिए, अगर भोपाल में रहते तो मिलता उनसे मैं ज़रूर। लेकिन मैं दूसरी बात समझ रहा हूँ कि समाज के अंदर वो जागरूकता आ रही है कि कौन हमारा शत्रु नंबर 1 है, कौन शत्रु नंबर 2 है, और हमें बिजनेस भी करना चाहिए, रोजगार भी करना चाहिए, हमें ठेका भी लेना चाहिए। ये कुछ हलचल है? हलचल है। अच्छा, जागरूक हो रहे हैं लोग, जागरूक हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। जो योजना आई थी रोजगार के लिए, उसके लिए अपना आवेदन वगैरह डालते रहते, ऑनलाइन भी जैसे भी तमाम स्कीम चल रहे हैं, कुछ जागरूक लोग ले पाते हैं, बाकी के तो। चलिए, अब पहले 3 दिसंबर का चुनाव देख के रिजल्ट देखते हैं, और भोपाल में 1 लाख लोग जमा कीजिए, फिर वहाँ पे हम लोग मिलेंगे और भोपाल दस्तावेज को फिर से लागू करवा दिया जाएगा अगर सरकार आई तो। हाँ, दिग्विजय जी से बात मैं पहुँचा दूँगा जी, पहुँचाइए आपके माध्यम से, ये चैनल के माध्यम से, अम्बेडकर नामा के माध्यम से, जो पब्लिक जो हमारा बात जो रखी है जन जन तक जाना चाहिए, और उसको जो है क्रियान्वयन होना चाहिए। तो आप कमलनाथ जी से और दिग्विजय जी से क्या अपील करना चाहेंगे दलित समाज के बिहाफ पर? अगर आप बीजेपी के खिलाफ है, आपने स्पष्ट कर दिया कि हराना है जी, तो या तो कांग्रेस की बनेगी या बीजेपी की बनेगी। हाँ, अगर कांग्रेस की बनेगी तो कमलनाथ जी से और दिग्विजय जी से आप क्या अपील करना चाहेंगे समाज के लिए? हम उनसे यही अपील करना चाहेंगे, जो हमारा दलितों के लिए काम होना चाहिए, रोजगार के लिए, और स्वास्थ्य शिक्षा खास तौर से उसमें प्रोग्रेस होना चाहिए, उनको उन्नति करें, हमारे लोग आगे बढ़ें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से। और ओल्ड पेंशन स्कीम पे भी कुछ कहना है? हाँ, ओल्ड पेंशन स्कीम तो लागू सरकार बनते हैं वो करेंगे ही, ये मेरे विश्वास, क्योंकि छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, इन स्टेटों ने, कई स्टेटों ने कर दिया है, और उनको करना ज़रूरी है। राष्ट्रीय लेवल पे हलचल है। ये मुद्दा बनेगा, चुनावी मुद्दा? हाँ, चुनावी मुद्दा बनेगा 2024 में। चलिए, तो सीबी नरवरिया साहब, चतुर्भुज नरवरिया साहब थे, यहीं सांची में रहते हैं, और जब भी आप सांची आएँ तो ये सांची पैराडाइज चाय मैंने पी ली है, और शायद एक ही बार पिया, मैंने एक बार ऑर्डर किया था, शायद अभी आया नहीं है। तो चाय पे चर्चा थी, और नरवरिया साहब ने अपील की है कि अगर सरकार आती है तो हमारे समाज के लिए क्या क्या करना चाहिए सरकार को। ये वीडियो मैं पहुंचा दूंगा, उधर भी लोग देखेंगे। और चलिए, होप फॉर द बेस्ट, और कम से कम समाज में बिजनेस को लेकर, पैसा कमाने को लेकर, शिक्षा को लेकर अगर जागरूकता आ रही तो अच्छी बात है। नहीं क्यों, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि दलित समाज के जिनसे भी पूछिए, सबको ही एमएलए और एमपी बनना है, उससे नीचे किसी को नौकरी नहीं करना है जी। अरे एमएलए एमपी तो एक ही 2 आदमी बनेगा ना, लिमिटेड है ना। हाँ। नौकरी तो लाखों लोग कर सकते हैं, कर सकते, बिजनेस लाखों लोग कर सकते हैं। तो समाज के सोच में व्यापकता आना चाहिए। अगर इस तरह का की सोच मध्य प्रदेश में है तो एक बहुत ही शानदार पहल है। देखते रहिए अम्बेडकर नामा, और कुछ मुद्दों पर मध्य प्रदेश से आपको वीडियो में दिखाता रहूँगा। सीबी नरवरिया साहब के साथ यहाँ पे चाय पर चर्चा की, और चाय पर चर्चा के बाद ये भोजन खाइए, और बहुत शानदार खाना है, सांची पैराडाइज। जब भी आप सांची आएँ, ये वेज खाना है यहाँ पर, एकदम घर जैसा, बगैर तेल मसाले का खाना, घर जैसा दाल और रोटी भी देखिए, घर जैसा तवे की रोटी, और सब्जी दाल में तेल नहीं, बहुत ही लाजवाब खाना है। तो चाय पे चर्चा तो हुई थी, लेकिन खाने के साथ इसको अब समाप्त कर रहा हूँ चर्चा। अम्बेडकर नामा देखते रहिएगा और संविधान विरोधी को हराते रहिएगा। शुक्रिया, जय भीम।